हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का जीएस आइलैंड में। हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी 11th क्लास की जियोग्राफी, जिसका ये पहला चैप्टर होने वाला है हमारा सौरमंडल। ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी एंड स्टेट एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल। पहली हेडिंग है हमारी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? अंतरिक्ष का विस्तार होता है जिसमें सभी पदार्थ और ऊर्जा सम्मिलित हैं, यानी जो भी चीज़ विद्यमान है वो सब यूनिवर्स है। अगली हेडिंग है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? जब हम आकाश में देखते हैं तो हमें जो भी दिखाई देता है, रात में जब आकाश में आप देखेंगे तो आपको जो भी दिखाई दे रहे हैं उन सभी को खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज बोला जाता है। खगोलीय पिंड दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो ल्यूमिनस यानी कि जिनका खुद का प्रकाश होता है, जैसे हमारे तारे, स्टार्स। तारे क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन से अपनी ऊर्जा बनाते हैं। और दूसरे प्रकार के खगोलीय पिंड होते हैं नॉन ल्यूमिनस, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये परावर्तन का काम करते हैं, यानी कि इनके ऊपर कहीं से प्रकाश पड़ता है तो उसको ये परावर्तित कर देते हैं, जैसे ग्रह, उपग्रह। अब देखते हैं भूकेंद्रीय सिद्धांत, जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसे टॉलमी ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत आया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसको कोपरनिकस ने दिया था और इन्होंने बताया था कि जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य जो है वो सौरमंडल का केंद्र है। इस बात का समर्थन गैलीलियो ने किया। आगे देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल में क्या है? हमारा सूर्य, इसके 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, ये सब आते हैं। ये हमारा सूर्य, गर्मियों में सबका पसंदीदा। उसके बाद है 8 ग्रह हमारे पूरे 8 ग्रह, जिसमें पहला ग्रह है बुध, मरकरी, दूसरा है शुक्र, वीनस, तीसरा हमारी पृथ्वी यानी अर्थ, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति यानी जुपिटर, छठा शनि, सैटर्न, सातवां यूरेनस यानी कि अरुण, सबसे अंतिम नेपच्यून, वरुण। ये सब क्रम से याद करने हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सौरमंडल है वो कैसे बना, इस बारे में बहुत सारे लोगों ने सिद्धांत दिए। ब्रह्मांड के बारे में जो सिद्धांत हैं वो इसके बाद में आने चालू हुए। सबसे पहले सौरमंडल के बारे में सिद्धांत आए और इस दिशा में सबसे पहला प्रयास इमैनुअल कांत जी ने किया। इमैनुअल कांत, इन्होंने 1755 में गैसीय परिकल्पना दी, गैसियस हाइपोथेसिस। इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो हमारा सौरमंडल था वो एक गैस का बादल जैसा था, गैस का बादल था जो कि स्थिर था और ठंडा था। फिर अचानक से क्या हुआ, ये गर्म होने लगा और घूमने लगा।
जिससे इसके बीच में सेंटर में सूर्य बना हमारा और इसके चारों ओर ग्रह बन गए। लेकिन ये बताने में असमर्थ रहे कि ये कैसे गर्म हुआ और कैसे घूमने लगा। इसके बाद आए हमारे लाप्लास जी। 1796 में इन्होंने न्यारका परिकल्पना दी, नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुला क्या होता है? नेबुला गैस और धूल का बादल होता है। गैस और धूल का बादल, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक नेबुला का इमेज है। लाप्लास जी ने बताया कि हमारा सौरमंडल नेबुला से बना है, जो गैस और धूल का बना हुआ था और घूमता हुआ था। इमैनुअल जी ने बताया था कि वो स्थिर था, लेकिन लाप्लास जी ने बताया कि वो पहले से ही घूम रहा था और घूमते घूमते इसके बीच में सूर्य बना और चारों ओर ग्रह बन गए। अगली जो परिकल्पना है वो ग्रहाणु परिकल्पना है, प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस। इसको चैम्बरलिन और मोल्टन दो लोगों ने दिया था 1905 में। लेकिन एनसीईआरटी में 1900 जो डेट है वो 1900 दी गई है, तो दोनों याद रखना है इसमें। इन्होंने बताया कि हमारा सूर्य पहले से ही था और क्या हुआ कि सूर्य के पास से एक दूसरा तारा निकल के गया। सूर्य के पास से एक दूसरा तारा निकल के गया, तो इस दूसरे तारे ने क्या किया? सूर्य पे अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, जिस वजह से क्या हुआ कि सूर्य के ऊपर से कण जैसे निकल कर बिखर गए। जो कण बिखरे उन्हीं से हमारे ग्रह बन गए। ग्रहाणु परिकल्पना को द्वितारक सिद्धांत भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें दो तारे थे, एक हमारा सूर्य, एक तो सूर्य था, और जो दूसरा पड़ोस से निकल के गया तारा, जिसे साथी तारा भी बोला जाता है, वो था। इसलिए इसको द्वितारक परिकल्पना बोला जाता है, द्वितारक परिकल्पना या सिद्धांत। अगली जो परिकल्पना है वो है ज्वारीय परिकल्पना। इसको जेम्स जीन्स और जैपरीज ने दिया 1919 एंड 1929 में। ये भी द्वितारक परिकल्पना है, क्योंकि इसमें भी दो तारे होते हैं, एक हमारा सूर्य और दूसरा उसके पास से जो साथी तारा निकल के जाएगा वो। इन्होंने बताया कि हमारा सूर्य था और इसके पास से एक साथी तारा निकल के गया। तारा जब निकल गया तो इसने गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, जिस वजह से क्या हुआ, इसमें से एक उभार जैसा बना, जैसा कि पृथ्वी पर ज्वार आता है, ज्वार भाटा। वो उसी से समझ सकते हैं क्या होता है कि हमारी पृथ्वी है, इस पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर वाटर। और जब चंद्रमा मून इसके पास आता है तो क्या होता है, ये वाटर जो है मून की ग्रेविटी से उसकी ओर खींचता है, जिससे यहाँ पे उभार जैसा आता है, जो ज्वार जैसा दिखाई देता है। उसी तरह क्या हुआ, सूर्य से एक उभार जैसा आया जो बाद में टूटकर अलग हो गया, और इसी उभार से हमारे बाद में ग्रह बन गए। उसके बाद है अंतरतारक दूर परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। इसको दो लोगों ने दिया, सिमेड, ऑटो सिमेड एंड कार्ल वाइजास्कर। 1950 में इन्होंने क्या बताया कि सूर्य पहले से ही था और उसके चारों ओर धूल और गैस के बादल थे, जिनमें आपस में घर्षण हुआ और वो पास पास आकर जुड़ने लगे। जो धूल थी वो आपस में जुड़ने लगी, जिससे बाद में ग्रह बन गए। ये थी हमारी पांचों परिकल्पनाएं। पहली गैसीय परिकल्पना जो कि इमैनुअल कांत ने दी, दूसरी न्यारका परिकल्पना,
दूसरी निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दी। उसके बाद ग्राडू परिकल्पना जो चैम्बरलिन और मोल्टन ने दी। उसके बाद ज्वारीय परिकल्पना जो जेम्स जीन्स और जेफरीज ने दी। उसके बाद अंतरतारक धूल परिकल्पना जो आर्टो सिमेट और कार्ल वाइजर्सकर ने दी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में सबसे फेमस सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, जिसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, यानी विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, जिसे जॉर्जिस लेमेत्रे ने 1927 या 1931 भी लिखा मिल सकता है, ने दिया था। इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है वो सबसे पहले एक छोटे से गोले के रूप में था, जिसका आयतन बहुत कम था, लगभग 0 मान सकते हैं, और घनत्व, द्रव्यमान तथा तापमान बहुत अधिक था। इसे अनंत मान सकते हैं। इन्होंने बताया कि 13.7 अरब साल पहले इसमें विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट से जो कुछ ऊर्जा थी वो पदार्थ में बदल गई। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार कुछ ऊर्जा पदार्थ में बदल गई। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? E बराबर mc², जो बताता है कि कैसे कोई पदार्थ ऊर्जा में बदलता है और कोई ऊर्जा पदार्थ में बदलती है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कुछ ऊर्जा पदार्थ में बदली तो पहले परमाणु का निर्माण हुआ, और जब 3 लाख साल के बाद तापमान में 4500 केल्विन तक की गिरावट आ गई तो पहले परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। यहाँ पे पहले परमाणु का निर्माण हुआ और यहाँ पे पहले परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। मैं फिर से समराइज करता हूँ इस सिद्धांत को। सबसे पहले क्या हुआ था कि जो पूरा ब्रह्मांड था एक छोटे गोलक के रूप में था, जिसे एकाकी परमाणु बोला गया। फिर क्या हुआ? 13.7 अरब साल पहले इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट के कुछ समय बाद पहले परमाणु का निर्माण हुआ, और जब तापमान बहुत ज़्यादा गिर गया 4500 केल्विन तक, तब पहले परमाणुीय अणु का निर्माण हुआ, परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ये था पूरा बिग बैंग सिद्धांत। इस सिद्धांत से पहले एडविन हब्बल नाम के एक व्यक्ति ने 1920 में ये बताया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। इन्होंने बताया कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, और इसका समर्थन करने के लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया गुब्बारे का। इन्होंने बोला कि ये गुब्बारा लो और उस पर बिंदु बनाओ, जिन्हें हम आकाशगंगा समझ सकते हैं। अब अगर इस गुब्बारे को फुलाया जाए तो हम देखेंगे कि आकाशगंगाएं जो बिंदु हैं वो दूर दूर चले जाएंगे, कुछ इस तरह से दूर दूर चले जाएंगे। लेकिन हम देखेंगे कि इनके बीच की दूरी तो बढ़ी, लेकिन साथ साथ ये बिंदु भी बड़े हो गए, जो बिंदु हैं वो भी बड़े हो गए, मतलब आकाशगंगाएं भी बड़ी हो गई। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार ये बात सत्य नहीं है। सिर्फ आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, ना कि खुद आकाशगंगाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और नोट करेंगे, बिग बैंग सिद्धांत के अपोजिट एक और सिद्धांत दिया गया,
स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्थिर अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसे 3 लोगों ने दिया, बॉन्डी, गोल्ड और ओयल, इन तीनों ने दिया। इसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1948 में, और इन लोगों ने बताया कि ब्रह्मांड पूरे समय में एक जैसा ही रहा है। ब्रह्मांड पूरे समय में एक जैसा ही रहा है। एक जैसा ही रहा है। इन्होंने आगे बताया कि भले ही विस्तार हुआ है परंतु घनत्व समान रहा है। घनत्व समान रहा है, यानी कि घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। बिग बैंग सिद्धांत बता रहा है कि लगातार विस्तार हो रहा है, मतलब आयतन बढ़ रहा है। तब अगर घनत्व समान रहना है तो द्रव्यमान भी बढ़ना चाहिए कि नहीं? तो इस स्थिर अवस्था सिद्धांत के अनुसार नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, यानी कि विस्तार भी हो रहा है और नए पदार्थ का निर्माण भी हो रहा है, जिससे कि हर एक समय में घनत्व समान बना हुआ है। इसे भी नोट करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं बिग बैंग सिद्धांत में, ये चित्र से समझ सकते हैं कि पहले छोटे गोलक के रूप में था, जिसे एकाकी परमाणु बोला गया। बाद में जब विस्फोट हुआ तो धीरे धीरे कैसे आकाशगंगाएं बनी। आगे चलते हैं। आगे है आकाशगंगाओं का निर्माण, यानी जो गैलेक्सीज हैं वो कैसे बनी। जब विस्फोट हुआ था तब पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ का वितरण असमान था, यानी कि पदार्थ कहीं भी फैल गया था। तो उस वजह से क्या हुआ, घनत्व में असमानता आई, यानी कहीं पे भारी पदार्थ, कहीं पे हल्के पदार्थ। उस वजह से क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर आया। जब गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर आया तो एक दूसरे की ओर खींचने लगे पदार्थ। जब पदार्थ एक दूसरे की ओर खींचेंगे तो आपस में मिलेंगे, इससे क्या होगा, वो इकट्ठे होकर आकाशगंगा का रूप ले लेंगे। अब देखते हैं आकाशगंगाओं के प्रकार। प्रकार में पहला प्रकार है स्पाइरल गैलेक्सी, हिंदी में सर्पिल। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे इसका केंद्र है और केंद्र से ऐसे घूमती हुई भुजाएं निकलती हैं, पहिए जैसी। दूसरी आकाशगंगा है एलिप्टिकल या अंडाकार या गोलाकार। इसमें क्या होगा, ये गोल गोल जैसी दिखाई देगी। तीसरा प्रकार है इर्रेगुलर, यानी कि अनियमित। इसमें पदार्थ इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई देगा। चौथी है लेंटिकुलर, लेंसाकार। देख रहे हैं, लेंस जैसी दिखाई देगी। अब देखते हैं हमारी ये गैलेक्सी, जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, हिंदी में मंदाकिनी बोलते हैं, जिसका जो व्यास है वो 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, एक लाइट ईयर। और हमारा सौरमंडल इसी मिल्की वे गैलेक्सी में है। पहले इसका चित्र देखते हैं। ये रही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। ये इसका सेंटर है जहाँ से भुजाएं निकल रही हैं, जो स्पाइरल टाइप की है। स्पाइरल गैलेक्सी टाइप की हमारी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा की आयु 13.6 अरब वर्ष है।
अरब वर्ष है। और इसमें तारे यानी इस आकाशगंगा में तारे 100 से 400 अरब हैं। और इस आकाशगंगा के सेंटर में सैगिटारियस ए स्टार या हिंदी में धनु ए स्टार नाम का ब्लैक होल है। ब्लैक होल क्या होता है आगे बताएंगे। फिर से चित्र पे चलते हैं, फिर उससे समझते हैं। ये देखो यहाँ पे है ये इसका सेंटर जो उभरा हुआ लग रहा है, उभरा हुआ लग रहा है। इस उभरे को उभार जो है इसको गैलेक्टिक बल्ज बोला जाता है, गैलेक्टिक उभार। इसी में हमारा सैगिटारियस ए स्टार नामक ब्लैक होल है, ब्लैक होल। और इसमें देख रहे हैं भुजाएं निकल के जा रही हैं सेंटर से, जिनमें 2 बड़ी भुजाएं हैं। एक ये रही जिसका नाम है परसियस आर्म, और जो दूसरी आर्म है उसका नाम है स्कूटम सेंटौरस आर्म। ये दोनों मैन भुजाएं हैं। और एक छोटी भुजा है जिसका नाम है ओरियन आर्म, ओरियन आर्म, जिस आर्म में हमारा सौर मंडल स्थित है, ओरियन आर्म। चलो पीछे अब गैलेक्टिक बल्ज हमने देख लिया जो केंद्र में उभार है, केंद्र में उभार। मिल्की वे गैलेक्सी के आयु देख ली। और हमारा सौर मंडल इसी में ओरियन आर्म में स्थित है। ओरियन भुजा जो है इसकी छोटी भुजा एक उसमें स्थित है। चलो आगे अब देखते हैं तारे का निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्टार क्या होता है। जब आकाशगंगा बनती है तो उनमें कहीं कहीं पे धूल के बादल बन जाते हैं, धूल और गैस के बादल, धूल और गैस के बादल। इन बादलों में क्या होता है, फिर ग्रेविटी अपना काम करती है। तो ग्रेविटी क्या करेगी, जो धूल है उसको अंदर की ओर खींचेगी और सन के निर्माण की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, जब ग्रेविटी लगेगी तो दबाव बढ़ेगा अंदर की ओर, दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, तब इसमें एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी जिसे नाभिकीय संलयन बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं, जिससे इन तारों को ऊर्जा प्राप्त होगी। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या होती है, एक ड्यूटेरियम एक ट्राइटियम आपस में मिलके हीलियम बनाएंगे और एक न्यूट्रॉन, और साथ में ऊर्जा निकलेगी। यह है नाभिकीय संलयन, जो सभी तारों में होती है, जिससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब क्या होगा, जब नाभिकीय संलयन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तब तारे का निर्माण हो जाएगा। तारे का जो तारा बनेगा उसे प्रोटोस्टार बोला जाता है, प्रोटोस्टार यानी कि प्रारंभिक तारा। अब क्या है, जब प्रोटोस्टार बन गया तब क्या होगा, इसमें 2 बल काम करेंगे जिन्हें F1 F2 मान रहे हैं। पहला बल क्या होगा, F1
जो इसकी ग्रेविटी है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल, वो बाहर से अंदर की ओर लगेगा, बाहर से अंदर की ओर। और दूसरा बल क्या होगा, जो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा निकल रही है उससे, ये बल क्या करेगा, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर लगेगा। दो बल काम करेंगे इस पे। अब जो तारे हैं वो या तो छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं। तो अगर कोई छोटा तारा है, छोटा तारा स्मॉल स्टार, अब क्या होगा, इसमें नाभिकीय संलयन जब स्टार्ट होगा तब इस पे F1 ग्रेविटी वाला फोर्स, F2 जो नाभिकीय संलयन हो रहा है उससे ऊर्जा निकलने वाली, उससे उत्पन्न बल, तो क्या होगा, F2 ज़्यादा होगा क्योंकि नाभिकीय संलयन हो रहा है, ऊर्जा लगातार बन रही है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा स्टार है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, साइज में बढ़ता चला जाएगा। अब जो छोटा तारा होता है वो अपना जो ऊर्जा है, जो ईंधन है अपना, ईंधन मतलब हाइड्रोजन, उसको धीरे धीरे ख़त्म करता है। एक कंडीशन आएगी जब इसका ईंधन ख़त्म हो जाएगा और जो F1 है वो ज़्यादा हो जाएगा F2 से, तब क्या होगा, इस पे अंदर की ओर फोर्स लगेगा, अंदर की ओर, तो जो पूरा स्टार है वो इसके कोर में कोलैप्स कर जाएगा और सिर्फ कोर ही बचेगा और जो बाहरी परतें हैं वो अंतरिक्ष में बिखर जाएंगी। इससे क्या होगा, जो कोर वाला हिस्सा है वो वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, यानी श्वेत बौना तारा। और जो परतें बिखर गई हैं अंतरिक्ष में उनसे प्लैनेटरी नेबुला बन जाएगी, ग्रही निहारिका। और यही श्वेत बौना तारा, जब इसकी बिल्कुल ईंधन इसका ख़त्म हो जाएगा तब यही ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, यानी कि काला बौना तारा, काला बौना तारा। ये बात थी जो छोटा तारा है। छोटा तारा कैसे, यानी कि सूर्य से जिसका द्रव्यमान कम है, ऐसे समझ सकते हैं। और जो बड़ा तारा है उसका सूर्य से द्रव्यमान ज़्यादा है। अब देखते हैं बड़ा तारा, बड़े तारे में क्या होगा। बिग स्टार, मान लो ये कोई बड़ा तारा है, बिग स्टार। ये बड़े तारे क्या करते हैं, अपना ईंधन बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं। तो क्या होगा, F1 F2 वही लेके चलेंगे। F1 क्या था, ग्रेविटी वाला, ये क्या था, एनर्जी वाला। ये बाहर की ओर लग रहा था F2, F1 अंदर की ओर लग रहा था। अब जब नाभिकीय संलयन स्टार्ट होगा तब F2 ज़्यादा होगा, तो जिससे क्या होगा, स्टार बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब जब स्टार बड़ा हो गया तो एक दिन इसका ईंधन ख़त्म हो जाएगा, ईंधन समाप्त हो जाएगा, जिससे क्या होगा, F1 ज़्यादा हो जाएगा F2 से, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एनर्जी से निकलने वाले बल से ज़्यादा हो जाएगा, जिससे ये जो स्टार है वो अंदर की ओर तेज़ी से कोलैप्स करेगा, तेज़ी से ढह जाएगा, तेज़ी से कोलैप्स कर जाएगा, मतलब ढह जाएगा अंदर की ओर, क्रोड की ओर। ढहने से क्या होगा, और ये बहुत तेज़ी से ढहेगा, जिससे क्या होगा, एक शॉक वेव्स उत्पन्न होगी, शॉक वेव उत्पन्न होगी, प्रघाती तरंगे। और क्या होगा, इसमें विस्फोट हो जाएगा, भयंकर विस्फोट, जिसे सुपरनोवा बोलेंगे। अब इस विस्फोट से क्या होगा कि जो बाहरी
परतें थी इसकी वो अंतरिक्ष में बिखर जाएंगी बहुत दूर तक, और क्या बचेगा, सिर्फ कोर बचेगा। सुपरनोवा के बाद क्या बचेगा, सिर्फ कोर। अब यही कोर या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, न्यूट्रॉन तारा, या यही ब्लैक होल बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। न्यूट्रॉन तारा तब बनेगा जब इस कोर का द्रव्यमान 8 से 10 सोलर मास के बराबर होगा। सोलर मास मतलब सूर्य का द्रव्यमान, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से 8 से 10 गुना जब इस कोर का द्रव्यमान होगा तब वो न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा। और जब ज़्यादा होगा, जैसे 15 से 25 सोलर मास, तब क्या होगा, वो ब्लैक होल में बदल जाएगा। ये जो न्यूट्रॉन तारे हैं ये स्पेस में विद्युत चुंबकीय विकिरण छोड़ते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण छोड़ते हैं, यानी कि एक्स रेस, गामा रेस, रेडियो वेव्स, ये सब छोड़ते हैं। और जब ये छोड़ते हैं तो इनके जो पोल्स हैं, जैसे ये एक न्यूट्रॉन तारा है, इसका ये रोटेटिंग अक्ष है, जहाँ पे इसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। अब क्या करता है, ये दोनों ध्रुवों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, जो कि ऐसा दिखाई देता है। जब ये न्यूट्रॉन तारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है तब इसे पल्सर बोला जाता है, पल्सर तारा। ये क्या करता है, स्पेस में बहुत तेजी के साथ चक्कर लगाता है, बहुत तेजी से चक्कर। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे ही वीडियो मिलती रहेंगी और धन्यवाद।